नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने रद्द किया राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस, लगे कानून उल्लंघन के आरोप। अब विदेशी फंड नहीं ले पाएगा कांग्रेस का संगठन। उद्धव ठाकरे को फिर लगेगा बड़ा झटका, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का दावा। उद्धव गुट के 4 विधायक मेरे संपर्क में, बदलना चाहते हैं पाला। दीपोत्सव के अवसर पर पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे। रामनगरी पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भव्य अयोध्या दीपोत्सव का आगाज किया। तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए शी जिनपिंग 5 साल और संभालेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव का पद। ताजपोशी से पहले विरोधियों को लगाया ठिकाने। विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत, भारत ने पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर हराया। आज की सबसे पहली खबर में बात कांग्रेस को लगे बड़े झटके की करेंगे। केंद्र सरकार ने गांधी परिवार से जुड़े एक गैर सरकारी संगठन पर बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द किया है। गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत की है। संगठन पर विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2020 में MHA ने मंत्रालय के अंदर जांच कमेटी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर अब ये फैसला लिया गया है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस को कितना बड़ा झटका? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो मॉरल अथॉरिटी धीरे धीरे वो क्षीण होता चला जा रहा है, क्योंकि ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये दोनों ही संगठन सीधे सीधे सोनिया गांधी कंट्रोल करती है। ये गांधी परिवार का NGO है। क्या आरोप लगे हैं? आरोप इस पे लगे हैं कि आप विदेश, खास करके दुश्मन मुल्कों से आप पैसे लेते हैं, आप हवाला के जरिए पैसे लेते हैं, आप उस तरह के व्यक्तियों से पैसे ले रहे हैं, चंदे ले रहे हैं जिनका आतंकवाद से रिश्ता है, भ्रष्टाचार से रिश्ता है। जैसे जाकिर नायक से आप पैसे लिए, 50 लाख रुपए उसने दिए इस फाउंडेशन के अंदर। भाई, कौन सा चैरिटी काम कर रहे हो आप एक आतंकी से पैसे लेकर? मेहुल चौकसी, सब कहते हैं कि भाई भगा दिया, लेकिन मालूम चल रहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में वो मेहुल चौकसी वो पैसे दे रहा था। फिर इससे बड़ी बात कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फंड कर रही है, चाइना की सरकार फंड कर रही है और चाइनीज एम्बेसी फंड कर रहा है। भाई क्यों? ये एक तो बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी, उसका एक MOU साइन होता है। उसमें क्या है, क्या क्या उसमें प्रावधान है, वो आज तक सीक्रेट है। अब हुआ ये कि 2020 में तमाम शिकायत मिलने के बाद ED के एक अधिकारी के तहत बड़ी बड़ी एजेंसियां, जिसमें CBI भी थी, जिसमें ED भी थी, और भी एजेंसियों के साथ मिलकर एक टास्क फोर्स बनाया गया जो इनके अकाउंट्स को वो जांच परख रहे थे। उस दौरान ये मालूम चला गांधी परिवार का ये संगठन कई सारे रूल्स को फ्लॉन्ट कर रहा है, इसलिए FCRA के तहत इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है, लाइसेंस रद्द कर दी गई है। अब ये विदेश से एक पैसा भी नहीं ले पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, तो एक तरफ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को भी 440 वोल्ट का झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दावा किया है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गुट के 4 विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ समूह में शामिल होना चाहते हैं। चारों विधायक उनके संपर्क में हैं। नारायण राणे ने उन विधायकों के नाम का जिक्र करने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री राणे ने उद्धव ठाकरे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनकी राजनीति
मातोश्री तक ही सीमित है। डॉक्टर साहब, क्या अब उद्धव ठाकरे पार्टी में अकेले रह जाएंगे? देखिए, ये जो खबर आई है, ये खबर उस वक्त से ही मीडिया सर्कल में और पॉलिटिकल सर्कल्स में चल रही कि जब दशहरे की जो रैली हुई उस दौरान ही 4 एमएलएस और 2 सांसद वो एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क में हैं। अब ये लोग सही मौका ढूंढ रहे हैं। रीज़न क्या है कि पार्टी का नाम भी चला गया, सिंबल भी चला गया। उद्धव ठाकरे के पास उस तरह की, उसको कहते कि मॉरल अथॉरिटी नहीं बची है कि वो बाला साहब ठाकरे का नाम भी ले सके। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे एक एक करते करते उन्होंने सत्ता ली, पार्टी लिया, सिंबल के ऊपर जो है वो छीन ली। तो कई सारी चीज़ें हो रही हैं। होता ये है कि कोई आम एमएलए जो होता है वो किसी पार्टी में तभी रहता है जब उसको लगे कि इस पार्टी से टिकट मिलने पे मैं चुनाव जीत जाऊंगा। उनको लग रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ रहने का मतलब है कि पिछली बार की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस होगा, तो अलायंस होगा तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी हमें वोट करेंगे। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे के साथ अकेले रहना पड़े और उनको ये लगे कि भाई चुनाव जीतना असंभव है, तब तो कोई नहीं रहेगा। तब जो आप सवाल कर रही हैं कि अकेले रह जाएंगे, वो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या दीपोत्सव में शामिल हुए। रामलला के सामने दिए जलाए। दीपोत्सव में प्रधानमंत्री के शामिल होने से राम भक्तों में काफी खुशी और उत्साह दिख रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा घेरे को मजबूत किया गया है। राम की पैरी से लेकर श्री राम लला विराजमान तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपने जिम्मे में ली है। डॉक्टर साहब, अयोध्या में पीएम मोदी क्या संकेत देना चाहते हैं? देखिए, पहले कभी ऐसी तस्वीरें नहीं आती थी कि देश का प्रधानमंत्री किसी हिंदू फेस्टिवल में इस तरह से शामिल होता हो। पहले जो नेता नजर आते थे वो जालीदार टोपी में नजर आते थे, रोजा इफ्तार करते हुए तो नजर आते थे, लेकिन दीपावली, दीपोत्सव, दुर्गा पूजा, इसमें वो नज़र नहीं आते थे। मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ इन्होंने भारतीय राजनीति का तौर तरीका बदला है। और अयोध्या, तस्वीरें देखिए किस तरह से सजी हुई है ये नगरी। हिंदू समाज को, खास करके युवा वर्ग को ये मालूम होना चाहिए कि दीपावली की शुरुआत वो अयोध्या नगरी से ही हुई थी। प्रभु श्री राम जब रावण से युद्ध जीतकर वापस अयोध्या नगरी आए तो उनके लिए पूरे शहर को इसी तरीके से सजाया गया था, और वही योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी ने आज किया है। ये ट्रेडिशन नया है। पहले अयोध्या की दिवाली कोई जानता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस हिसाब से वहाँ पे हर साल नए कीर्तिमान बन रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पर दीपोत्सव मनाया जाता है, वो पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। जी डॉक्टर साहब, अपने विरोधियों को कुचलकर और बड़े सियासी तमाशे के बाद शी जिनपिंग ने एक बार फिर चीन की कमान संभाल ली है। समाचार एजेंसी एएफपी ने चीनी मीडिया रिपोर्टों के हवाले से बताया कि शी जिनपिंग को तीसरी बार 5 साल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव पद मिला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रिकॉर्ड तोड़ तीसरी बार चीन के सबसे पावरफुल नेता का पद संभाला है। वो चीन की सबसे ताकतवर पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए हैं। बता दें कि चीन में सत्ता की चाबी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ पर होती है, लेकिन पार्टी अब 2 फाड़ हो गई है। एक गुट शी जिनपिंग के सपोर्ट में है तो दूसरा विरोध कर रहा है। डॉक्टर साहब, क्या शी जिनपिंग के विरोधी अब चुप बैठने वाले हैं? देखिए, वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। जहां कहीं भी वामपंथियों की सरकार होती है, वहां ये हिटलर भी बहुत ही छोटा मोटा बच्चा नजर आता है। वो क्यों? क्योंकि ये फासिज्म, ये हिटलर शाही कम्युनिस्ट रिजीम के सामने कुछ नहीं है, तुच्छ है। चाइना में जो कुछ है वो एक टोटलिटेरियन स्टेट है, और उसका जो हेड होता है वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। पार्टी टूटती नहीं है, विरोधी गायब कर दिए जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा हो
कांग्रेस का, जिसमें साफ साफ अपने विरोधियों को उस मीटिंग से उन्होंने बाहर करवा दिया। अभी तो मीटिंग से बाहर हुए हैं। और ये मत भूलिए कि शी जिनपिंग इस शताब्दी के हिटलर हैं। अब तक 10,000 से ज़्यादा विरोधियों को वो उनका काम तमाम कर चुके हैं जब से वो सत्ता में आए हैं। बहुत ही रूथलेस किस्म के ये तानाशाह हैं जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। लेकिन हकीकत यही है कि शी जिनपिंग के विरोध में जो कोई भी खड़ा होगा वो या तो चाइना में रहेगा नहीं या फिर उसे दुनिया से जुदा कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। यही वामपंथियों का असली चरित्र है। ये जहां विपक्ष में होते हैं वो ह्यूमन राइट्स, अधिकार, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और जहां जहां इनके हाथ सत्ता आती है सबसे पहले दमन उनका होता है जो विरोध प्रकट करते हैं। चाहे वो लेनिन हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो माओ हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे वो पोल पॉट हो। दुनिया भर में जितने भी वामपंथी लीडर निकले हैं वो सत्ता पे काबिज ही हिंसा की बदौलत हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराया। 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 31 रन पर 4 बड़े विकेट खो दिए थे। इसके बाद कोहली और हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन प्रदर्शन करके टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। इसी के साथ टीम ने पिछले साल वर्ल्ड कप में 10 विकेट से मिली हार का बदला भी ले लिया है। डॉक्टर साहब, आज तो पाकिस्तान में शो की लहर होगी। देखिए, टीम इंडिया ने दिवाली का तोहफा दिया है। मैच ऐतिहासिक था वो इसलिए क्योंकि आखिरी बॉल में हमारी जीत हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जो मैच आखिरी बॉल में जीत या हार का फैसला जिसमें होता है, इसमें हिंदुस्तान तो अब जीतना शुरू हुआ है। लेकिन एक जो शारजा में पाकिस्तान ने आखिरी बॉल पे हिंदुस्तान को हराया था, जिसमें चेतन शर्मा के बॉल पे जावेद मियांदाद ने छक्का मार के मैच जिताया था पाकिस्तान को, उसके बाद से हिंदुस्तान की टीम का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया था। आज रियल सेंस में अगर हिंदुस्तान ने जिस हिसाब से जिस मैच को जीता और आखिरी ओवर में जिस तरह से पाकिस्तानियों ने घुटने टेक दिए, वो बताता है कि आगे आने वाले दिनों में कई सालों तक हिंदुस्तान से जब भी पाकिस्तान का मैच होगा, पाकिस्तान के खिलाड़ी कांपते हुए नजर आएंगे। और फुल क्रेडिट देना चाहिए आज विराट कोहली को। उन्होंने एक जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से उन्होंने अपने इनिंग को खेला। कुछ गलतियां हुई, कुछ गड़बड़ियां हुई, लेकिन ये तो क्रिकेट है, गलती भी होती है। आप अच्छा भी करते हैं, ख़राब भी करते हैं, लेकिन एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर। तो आज के मैच का सिकंदर हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए डॉक्टर धन्यवाद। साहब। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।